इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, दिल्ली में ठंड काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि बिस्तर में पड़ा पड़ा रजाई में लेटा लेटा ही ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर आप एक सेलर हैं, अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, सीधे साधे व्यक्ति हैं, कोई दुनिया भर की तिकड़ में आपको आती नहीं है और आप किसी झमेले में पड़ना नहीं चाहते हो, साफ सुथरे ढंग से शांतिपूर्वक बिना किसी झमेले के अपनी प्रॉपर्टी बेच के अपना काम ख़त्म करना चाहते हो, तो मैं इस वीडियो में आपको 7 सावधानियां, सुझाव, सलाह दूंगा, जिनका अगर आप ख्याल रखेंगे तो उम्मीद है कि ईश्वर ने चाहा तो आपकी ट्रांजैक्शन स्मूथ तरीके से हो जाएगी। पहली सावधानी तो दोस्तों ये रखना आप कि कभी भी कोई भी बायर आपको कितना भी बोले, आप उसका टोकन मनी या पैसा या बयाना या अर्नेस्ट मनी बिना एग्रीमेंट की सारी शर्तें तय हुए, बिना एग्रीमेंट के साइन किए हुए मत लेना। क्योंकि कई बार इंसान जल्दबाजी में टोकन मनी या बयाना, एडवांस मनी ले लेता है वर्बल बातों के बेस पे, परंतु जब एग्रीमेंट बनने लगता है, उसमें जब समय देने की बात आती है, कितना समय हम देंगे उसे प्रॉपर्टी के लिए या अन्य कुछ क्लोजेस जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्रीमेंट के अंदर, वो जब लिखने की बारी आती है तो कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होने का खतरा उस समय होता है। और क्योंकि आप टोकन मनी ले चुके होते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर आप फील करोगे। तो कानूनन रूप से ये सही है कि जिस समय आप एग्रीमेंट साइन करें, आपसी शर्तें सारी तय हो जाएं जिस भी प्रकार की होनी है, और जिस समय एग्रीमेंट साइन हो रहा हो उसी समय आप टोकन मनी, बयाना, एडवांस मनी, व्हाटएवर वो आप अपने अकाउंट में लें। बिना एग्रीमेंट को साइन किए हुए वर्बल सौदा ना करें, ऐसा मेरा पहला सजेशन है। मेरा दूसरा सुझाव ये है कि आपको बायर, खरीदार कितना भी बोले, अगर वो पूरी की पूरी पेमेंट भी आपको कर दे, अगर आप अपना घर 70 लाख का बेच रहे हो और 70 के 70 लाख भी वो आपको दे दे, तो भी बिना रजिस्ट्री करवाए, बिना सेल डीड, कन्वीनियंस डीड एग्जीक्यूट किए रजिस्ट्रार ऑफिस में उसको कब्जा नहीं देना। अपने घर का एक्चुअल फिजिकल पोजीशन कभी भी बायर को नहीं देना जब तक कि सेल डीड एग्जीक्यूट ना हो जाए। ऐसा करने के बहुत सारे खतरे हैं और इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये मेरा दूसरा सुझाव है कि अपने प्रॉपर्टी का कब्जा आप बायर को हैंडओवर जब तक कि सेल डीड रजिस्ट्रार ऑफिस में एग्जीक्यूट नहीं हो जाए उस दिन तक हैंडओवर नहीं करेंगे। चाबियां अपने घर की, मकान की, दुकान की उसे नहीं देंगे। तीसरी बात दोस्तों, मेरा तीसरा सुझाव यह है कि जिस दिन रजिस्ट्री होनी है, जिस दिन सेल डीड एग्जीक्यूट होनी है, जो टाइम फिक्स रखा आपने रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो अगर बायर उससे पहले ही पेमेंट कर दे रहा है आपको, आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, जो कैश आना था कैश आ गया, जो अकाउंट में आने थे अकाउंट आ गए, जिस भी तरह से आने थे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रजिस्ट्री वाले दिन चेक मत लें, क्योंकि आप रजिस्ट्री वाले दिन अगर चेक एक्सेप्ट करोगे और वो चेक भले ही सेल डीड में लिख भी दिया जाए, बायर आमतौर पे ये कहते हैं कि भाई साहब जी, ये जो सेल डीड हो रही है, मैं जो चेक आपको दे रहा हूँ ये सेल डीड में तो लिखा जाएगा, अगर ये चेक बाउंस हो जाएगा तो ये सेल डीड रद्द मानी जाएगी, कोर्ट से कैंसिल करवा लेंगे। तो हम तो कोर्ट जाना ही नहीं चाहते ना, हम तो अपने अकाउंट में पैसे चाहते हैं। तो पैसे पहले ही दिन आ जाने चाहिए। अगर वो रजिस्ट्री वाले दिन ही पैसे दे रहा है तो फिर आपको चेक नहीं लेना, वो आपको डिमांड ड्राफ्ट लेना है, या सबसे बेटर है आरटीजीएस बैंकिंग मोड से ऑनलाइन ट्रांसफर कराने हैं। क्योंकि कुछ दशाओं में ऐसा भी देखा गया है कि किसी न किसी टेक्निकल रीजन की वजह से कभी कभी डीडी के पैसे भी अकाउंट में नहीं आते। टेक्निकल रीजन कुछ भी हो सकते हैं, साइनिंग अथॉरिटी गलत, कुछ भी हो सकते हैं, टेक्निकल रीजन दुनिया है। तो
डीडी भी अगर वो लेके आए तो भी वो उतना सेफ नहीं है जितना सेफ है ऑनलाइन ट्रांसफर आपके अकाउंट में आ जाए और आप जाके अपने बैंक से पासबुक अपडेट करा लो, देख लो कि पैसे आ गए हैं, आपके बैंक से आपके पास मैसेज आ जाए, आपकी पूरी तसल्ली हो जाए। और फिर उस ट्रांजैक्शन नंबर वगैरह को सेल डीड के अंदर आप लिख दें। डीडी भी दे रहा है तो फिर सेल डीड में डीडी नंबर मेंशन करें तो साथ में लिख दें कि किसी भी टेक्निकल रीजन की वजह से या किसी भी रीजन से अगर ये डीडी के पैसे अकाउंट में नहीं आते तो ये सेल डीड रद्द समझी जाएगी, ऐसा लिख लें। अगर रजिस्ट्रार आपत्ति करता है इस प्रकार की क्लोज लिखने पे तो एक अलग से एग्रीमेंट कर लेना। कई बार रजिस्ट्रार कहते हैं भाई साहब ये क्यों लिख दिया इसके अंदर, इसको हटाइए यहाँ से। तो अलग अलग स्थितियों के हिसाब से देखना होता है। ये तीसरी बात। फोर्थ सजेशन दोस्तों मेरा ये है, वो है टीडीएस के संबंध में। अगर प्रॉपर्टी की वाइट वैल्यू जो आप रजिस्ट्री करवाएंगे, बायर अपने नाम पे जो रजिस्ट्री कराएगा, वो सर्कल रेट के हिसाब से अगर 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो बायर की जिम्मेदारी है कि टीडीएस काटना चाहिए उसे इनकम टैक्स प्रोविजन के हिसाब से, और ज़्यादातर बायर्स टीडीएस काटते हैं। अब रजिस्ट्री वाले दिन या उससे पहले जब भी वो आपको पेमेंट करे, आपको इंसिस्ट करना है, अड़ना है इस बात पे कि आपने जो टीडीएस काटा है, मेरा जो पैसा आपने टीडीएस के रूप में रख लिया है, वो आज की आज ही अभी की अभी जमा कराओ ऑनलाइन, और वो जो टीडीएस चालान है वो मुझे अभी की अभी दो, और उस टीडीएस चालान का नंबर भी फिर सेल डीड के अंदर आप मेंशन करो कि इतने पैसे चेक से आ गए या इतने अकाउंट में आ गए, इतने डीडी से आ गए, और इतने रुपए टीडीएस जो कटे, टीडीएस चालान नंबर सो एंड सो, डेटेड सो एंड सो, उसके अंदर मेंशन करो। कई बार बायर कहते हैं कि भाई साहब टीडीएस जमा करने का समय होता है, कानूनन रूप से हम करवा देंगे जमा बाद में। तो बाद में मैं तो शुरू में ही कह रहा हूँ करवा देगा, हो सकता है वो करवा दे, लेकिन हम तो सीधे सच्चे सरल सेलर हैं। अनुप्रास अलंकार होता है ये हिंदी में, सीधे सच्चे सरल सेलर, स स स स। तो हमें तो सब कुछ सीधा सीधा पसंद है। हमारा तो आज ही ऑनलाइन अगर वो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाएगा, वहां पे लॉगिन करेगा, टैक्स पेमेंट के ऑप्शन में जाएगा तो हाथों हाथ टीडीएस जमा होता है ऑनलाइन, और हाथों हाथ चालान का प्रिंट आउट निकलता है, और वो आप मेंशन कर सकते हो। हाँ, वो आपकी फॉर्म 26AS में या जो भी रिलेवेंट फॉर्म है, आपके इनकम टैक्स से रिलेटेड जो डाटा है वहाँ पे शो होने में उसमें 10, 15, 20 दिन का समय लगता है, परंतु आपको टीडीएस वाले पोर्शन को भी बाद के लिए टालना नहीं है, इंसिस्ट करके तुरंत भरवाना है। 5वां पॉइंट मेरा ये है कि कई बार बायर जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ी हुई है कि भाई साहब आप इसे खाली मत करवाइए और ये किराएदार हमारा किरायानामा बन जाएगा, आप इसको खाली मत करवाओ। तो देखो इसमें ऐसा है, फिर मैं यही कह रहा हूँ, आप वो सीधे सच्चे सरल सेलर, अब आपने जो भी मकान दुकान किराए पे चढ़ा रखी है उसके साथ आपने एक वैलिड एग्रीमेंट कर रखा है। कानूनन रूप से अगर आप प्रॉपर्टी को अपनी बेच भी देते हो जिसमें किराएदार है, तो आपके उस प्रॉपर्टी बेच देने से या एग्रीमेंट टू सेल कर देने से या सेल डीड कर देने से उसके जो टेनेंसी राइट्स हैं, उस किराएदार के जो कानूनी अधिकार है वो खत्म नहीं हो जाते, और उसे सिर्फ इस वजह से कि आपने प्रॉपर्टी बेच दी है उसे नहीं निकाला जा सकता। उसके लिए रेंट एग्रीमेंट की शर्तें, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट की शर्तें, लीज एग्रीमेंट की शर्तें, जो भी आपने उसके साथ बना रखा है वेदर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, वो देखना पड़ता है। अब कुछ अवस्थाओं में मैंने देखा है कि जब प्रॉपर्टी विद किराएदार बेच दी जाती है तो बाद में किसी भी बात से उस किराएदार का और उस नए बायर का आपस में झगड़ा हो जाता है। अब झगड़ा तो किसी भी वजह से हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, हमें क्या पता क्यों झगड़ा हो गया, किराए की वजह से हो गया, कुछ आपसी व्यवहार की वजह से हो गया, कोई रिपेयर वगैरह करानी थी, आप तो सीधे सच्चे सरल थे, आपके साथ तो कभी झगड़ा नहीं हुआ पर उसके साथ हो गया। अब जब बायर के साथ झगड़ा हो जाता है, भले ही आपने प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट कर भी दिया था, सेल डीड उसके नाम पे ट्रांसफर कर भी दी थी, परंतु वो जो बायर है फिर वो आपको फोन कर करके परेशान करेगा। अब मैं कानूनी बात नहीं कर रहा कि वो कानूनी आपका क्या बिगाड़ सकता है क्या नहीं बिगाड़ सकता, मैं आपके पीस ऑफ माइंड की बात कर रहा हूँ
वो आपको परेशान करेगा। वो बोलेगा भाई साहब ये जो किराएदार आपने रख रखा था इसने मेरा जीना हराम कर दिया है, ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है। तो आप क्यों इस झमेले में पड़ना चाहोगे? आपको क्या लेना देना? किराएदार उसका किराया उसको मिल रहा है, आपका कोई लेना देना नहीं है। तो अगर बायर इंसिस्ट ना करे, अड़े ना, तो हमेशा आप अपनी तरफ से ये कोशिश करिए कि जब प्रॉपर्टी आप बेचें तो उसे खाली करा के ही किराएदार से बेचें, ऐसा आपका प्रयास होना चाहिए। लीगली भी बात करूं तो आपने सेल डीड के अंदर एक क्लॉज ये डाली होगी कि इस प्रॉपर्टी का खाली शांतिपूर्ण कब्जा आज की तारीख में सेलर ने, विक्रेता ने क्रेता को, बायर को दे दिया है, ऐसा लिखा होगा एक पोजेशन क्लॉज। तो अगर कल को वाकई कोई डिस्प्यूट हो गया और कानूनी एंगल से भी बात करूं तो वो आपने जो क्लॉज लिखी है उसके अंदर वो लीगली गलत लिखी है, फिर आपने झूठ लिखा है उसके अंदर, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स इस बात को प्रूव करेंगे कि आपने बायर को खाली कब्जा नहीं दिया। उसके अंदर ऑलरेडी एक किराएदार था जिसके टेनेंसी राइट्स एग्जिस्ट करते थे। और मैंने ये भी देखा है कि अगर ऐसा करना भी पड़ता है, आप किराएदार रहते हुए प्रॉपर्टी बेच भी रहे हो, तो ज्यादातर सेलर अपना जो एग्रीमेंट है उसे टर्मिनेट करना भूल जाते हैं। उसके साथ तो नया बना देंगे, रजिस्ट्री वाले दिन वो बनाते रहेंगे, लेकिन भाई साहब आपने जो रेंट एग्रीमेंट बना रखा है, आप कम से कम उसे विधि पूर्वक ढंग से लिखित में कि हमारा ये रेंट एग्रीमेंट था, और सेल डीड वाले दिन नहीं, उससे 2-4 दिन पहले की ही डेट में वो एग्रीमेंट बना ले उसके साथ कैंसलेशन का, कि ये एग्रीमेंट कैंसिल कर रहे हैं, अब आप प्रॉपर्टी खाली कर रहे हो, आपका आज से कोई लेना देना नहीं है, आप ये प्रॉपर्टी, जो भी उसके अंदर शर्तें लिखनी है वो अपने वकील साहब से या अपनी बुद्धि से आप सोच के उसमें लिखें। मेरा कहने का भाव ये है कि एग्रीमेंट अगर आपने बनाया था तो उसे टर्मिनेट भी करना है प्रॉपर्टी बेचने से पहले। ऐसा नहीं है कि उसमें 11 महीने लिख रखे थे या 2 साल लिख रखे थे और अभी वो पीरियड चल रहा है और बीच में आप बेचने लग गए और सामने वाले ने नया एग्रीमेंट बना लिया, तो ये एक प्रोबेबल डिस्प्यूट का कारण बन सकता है। इससे बचने का प्रयास करें। हाँ, कई कमर्शियल प्रॉपर्टी तो बिकती ही इस वजह से है कि वो चढ़ी हुई दुकान है तो सामने वाले को किराया मिलेगा, पर उसके साथ ये कहीं ना कहीं इस प्रकार के रिस्क हैं, इनको कवर अप करने की कोशिश कीजिएगा। मेरा छठा 6th सजेशन दोस्तों ये है कि अगर बायर डिफॉल्ट कर देता है, टाइमली आपकी पेमेंट नहीं करता, आपने एग्रीमेंट बना लिया, उसमें आपने लिख दिया 90 दिन के अंदर ये भुगतान करेगा बाकी राशि का और रजिस्ट्री कराएगा। अब 90 दिन के अंदर या तो वो भुगतान नहीं कर रहा है, रजिस्ट्री नहीं करा रहा है, कुछ पैसे उसके बच गए हैं, यानी उसके एंड से डिफॉल्ट हो गया है। तो अगर उसके एंड से डिफॉल्ट हो गया है और वो आपको रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर मुझे 1 महीने का समय और दे दो, मैं पैसे अरेंज कर लूंगा, मैं 1 महीने में रजिस्ट्री करवा लूंगा, तो ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है, सेलर्स को, वो वर्बली ट्रस्ट करके, क्योंकि बीच में डीलर भी होता है, कई बार खरीदार जान पहचान वाला व्यक्ति भी होता है, तो वो उसको टाइम दे देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टाइम मत दो, पर आप उस समय एक जरूर ऐसा कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या एग्रीमेंट या लिखित में इस बात को आपस में साइन करें कि उसने ऐसा डिफॉल्ट कर दिया है। जब वो टाइम मांगने आएगा उस समय वो आपके अंगूठे के नीचे होगा, उस समय वो आपकी बात मानेगा, क्योंकि उसकी गलती है, उसे समय चाहिए। आपने ऐसा एग्रीमेंट में लिख रखा होगा कि अगर टाइम पे पैसे नहीं दिए तो अर्नेस्ट मनी को, टोकन मनी को हम फॉरफिट कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। तो उस समय आप उसे वर्बल टाइम देने की बजाय उससे लिखवाओ कि इस एग्रीमेंट की शर्त के हिसाब से मैं समय पर ये पैसा मुझे देना था, मैं नहीं दे पाया हूँ, परंतु मैं 1 महीने का और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे इतनी तारीख तक का समय और दे दिया जाए, या जो भी उसकी लैंग्वेज उस समय लिखनी है। वर्बल एक्सटेंशन मत दें, उससे एडमिट कराएं, इस बात के लिए लिखवाएं, कन्फेशन करवाएं उसका कि हाँ मेरे से डिफॉल्ट हुआ है, पहली बात। और दूसरी बात, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे इतना समय और दे दिया जाए, क्योंकि अनेकों ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जहां पे बायर बार बार ये कहता रहता है कि मुझे 15 दिन का समय और दो, मुझे 1 महीने का समय और दो, मुझे 10 दिन का समय और दो, और सेलर लटका रहता है। अब एज ए सेलर, क्योंकि आपने उसे
कुछ पैसे तो ले लिए हैं, वो 50% लिए, 20% लिए, 70% लिए, अलग बात है, कुछ तो ले लिए, एग्रीमेंट भी हो गया। अब ना तो आप उसे बेचने की हिम्मत कर पा रहे हो किसी और को, ना ही आप उसको लीगल नोटिस भेजने की हिम्मत कर पा रहे हो, ना ही आप कोर्ट में जाना चाह रहे हो। और खतरा ये भी रहता है कि अगर बायर कोर्ट में गया या कोई और बात हुई तो आपकी प्रॉपर्टी पे कहीं कोर्ट स्टे ना लगा दे, फिर आपको लगेगा मेरी प्रॉपर्टी तो डिस्प्यूट में फंस गई है, बिक ही नहीं रही है। तो फिर भी फ्यूचर में कानूनी अगर कोई कार्रवाई करनी पड़ गई या कल को कोई पंचायत बिठानी पड़ गई, कोई समझौता नामा करना पड़ गया, कोई और विवाद हो गया, तो अगर आप उससे लिखवा ही लोगे कि हाँ भाई साहब मेरे कोई पैसे इतनी तारीख तक देने थे, मैं नहीं दे पाया, मेरी गलती हो गई, मुझे 15 दिन का समय और दे दो, तो वो कागज आपको आगे के लिए सुरक्षित रखेगा, सेफ रखेगा और लीगली आपको मजबूत करेगा। और मेरा 7वां और अंतिम सजेशन ये है, बहुत सारे जो बायर होते हैं वो डमी बायर होते हैं, वो नकली बायर होते हैं, वो बोनाफाइड बायर नहीं होते, वो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं या वो इन्वेस्टर होते हैं। उनका खुद प्रॉपर्टी खरीदने में कोई इंटरेस्ट पर्सनल नहीं होता, वो आगे की आगे प्रॉफिट अर्न करते हैं, ये उनका बिजनेस होता है। अब इसमें हमें एज ए सेलर कोई आपत्ति नहीं हो सकती इस बात में, परंतु जब एग्रीमेंट टू सेल बनता है तो इसे कानूनी भाषा में हम कहते हैं असाइनमेंट करना। असाइनमेंट करना यानी अपने जो राइट्स और लायबिलिटीज हैं उसको किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देना। तो आपने एग्रीमेंट जिस व्यक्ति से किया, तो उस समय अगर एग्रीमेंट के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि भाई बायर जिस भी नॉमिनी को या अन्य किसी भी व्यक्ति को लाएगा तो आप रजिस्ट्री उसके नाम पे कर देंगे, तो एक किस्म से आपने असाइनमेंट की सहमति दे रखी है कि हाँ भाई मैं कर दूंगा। लेकिन अगर एग्रीमेंट में ऐसी क्लोज नहीं है, सिर्फ बायर और सेलर का ही आपस में नाम लिखा है और ऐसा नहीं लिखा है कि बायर कल को जिस भी अपने नॉमिनी को, नामांकित व्यक्ति को, इच्छुक व्यक्ति को लाएगा, सेलर उसके नाम पे सेल डीड, कन्वेंस डीड, रजिस्ट्री करवा देगा और इसमें सेलर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं करेगा, तब तो आपको ये बात माननी पड़ेगी। मेरा सजेशन ये है, असाइनमेंट की क्लोज से बचना चाहिए। कल को वो जिस व्यक्ति को लाएगा एक थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व हो जाएगी, आपने आधे पैसे अकाउंट में इससे ले लिए, हाँ, आधे पैसे आप अकाउंट में वो देगा आपके, या ये देगा, या ये भी पैसे दे रहा है, रजिस्ट्री पैसे आप ले रहे हो किसी और से, रजिस्ट्री करा रहे हो किसी और के नाम पे। हाँ, वो गाना याद आ गया, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तो झमेला तो होएगा ही, अब जब तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता है कोई और है। तो इनकम टैक्स एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से टीडीएस काटना होता है बायर को। अब बायर का नाम लिखा है मिस्टर ए का, तो ए को टीडीएस काटना चाहिए था, ए ने तो काटा नहीं, वो तो डम्मी बायर है, और बी के नाम आप रजिस्ट्री करा रहे हो। तो असाइनमेंट क्लोज, पहली बात तो कोशिश करो जब आप एग्रीमेंट टू सेल बना रहे हो आप उसको हटा दो और उसे बोल दो भाई साहब मैंने तो आपसे पैसे लिया, आपसे एग्रीमेंट कराऊं और आपके नाम पे ही रजिस्ट्री कराऊंगा, मैं किसी थर्ड पर्सन के नाम पे नहीं कराऊंगा। और अगर कोई थर्ड पर्सन है तो आज ही बता दो कौन है वो थर्ड पर्सन, उसी के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं और पैसे भी फिर उसी के अकाउंट से लूंगा। तो ऐसा तो करना ही मत कि पैसे किसी और से ले लिए और रजिस्ट्री किसी और के नाम पे करा रहे हो, क्योंकि जिसके नाम आपने रजिस्ट्री करा दी वो तो हो गई, लेकिन जिसके नाम जिससे आपने पैसे ले लिए, कल को वो अलग से भी आपके ऊपर कोई मुकदमा झूठा सच्चा कुछ भी कर दे, भाई साहब मेरे से तो इन्होंने उधार लिया था, रजिस्ट्री तो जिसके नाम करवाई, मेरे नाम तो करवाई नहीं। या वो असाइनमेंट के रूप में जिस असाइनी को लेके आए कि इसके नाम पे रजिस्ट्री करा दो, तो क्या उसका फिर कोई अलग से आपने असाइनमेंट एग्रीमेंट बनाया कि भाई मैं इस व्यक्ति को लेके आया हूं और अब जो हमारी एग्रीमेंट में सारी शर्तें थी, मेरे जो राइट्स थे, मेरी जो लायबिलिटी थी, मेरा जो इंटरेस्ट था इस प्रॉपर्टी में, मैं इसे ट्रांसफर कर रहा हूं, ऐसा कुछ तो हम बनाते नहीं है। हम तो चलते रहते हैं ट्रस्ट पे, हाँ, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या।